है कि अब तो परमाणु युद्ध शुरू होगा जिसमें सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसकी पार्टी में आए वो सभी लोगों से घर जाने के लिए बोलता है और खुद जाकर अपने बंकर में छिप जाता है, जहां वो अपने साथ अपनी वाइफ को भी ले जाता है जो कि प्रेग्नेंट है। दरअसल ये जो बंकर है उसने आने वाले भविष्य को भापकर बनाया था। उसको लगता था कि एक ना एक दिन परमाणु युद्ध जरूर होगा, इसलिए उसने ये बंकर बनाया था परमाणु हमले से बचने के लिए। तभी हम देखते हैं आसमान में जो उनके घर के ऊपर से फाइटर जेट उड़ रहा था वो खराब हो जाता है, जिसका पायलट अपने आप को उससे इजेक्ट कर लेता है और प्लेन जाकर उनके घर के ऊपर क्रैश हो जाता है, जिससे डॉक्टर पटवारी का घर निस्तो नाबूद हो जाता है और बंकर में भी भूचाल सा आ जाता है, जिससे उनको लगता है कि अब परमाणु युद्ध शुरू हो चुका है। तो वो फटाफट दरवाजे बंद कर देते हैं जो कि अब किसी के बाप से भी नहीं खुलने वाले। दरअसल ये बंकर अब 35 सालों के लिए सील हो चुका है, क्योंकि परमाणु हमले से होने वाला रेडिएशन धरती पर 35 सालों तक रहता है, जिसका मतलब ये है कि डॉक्टर पटवारी अब अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ 35 सालों तक यही बंकर में ही फंस गया है। बाहर प्लेन क्रैश की जानकारी इकट्ठा करने आए एजेंटों को उनके पड़ोसियों द्वारा पता चलता है कि वो कल रात से गायब हैं, जिससे सभी को लगता है कि डॉक्टर प्लेन क्रैश में मारे गए। डॉक्टर पटवारी एक साइंटिस्ट था, तो उसने इस बंकर में 35 सालों तक जीने के इंतजाम कर रखे थे, जिसमें उनके पास बहुत सारी बैटरीज थी जो उन्हें लाइट प्रोवाइड करती थी। उनके पास एक फिश टैंक भी था जिसके अंदर उन्होंने मछलियां पाल रखी थी, और तो और टाइम पास करने के लिए उनके पास एक प्रोजेक्टर भी था जिसमें वो फिल्में देखते थे, और यहाँ तक कि एक खुद का शॉपिंग मॉल भी था। कुछ टाइम बीतता है, डॉक्टर की वाइफ एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो रखते हैं लोलोडाइल, जिसे पाकर वो बहुत खुश थे क्योंकि उनके साथ अब टाइम पास करने के लिए एक बच्चा भी है। डॉक्टर पटवारी को लगता है कि उसका बेटा इंसानों की जनरेशन को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि परमाणु हमले में ज्यादातर इंसान जलकर खाक हो गए होंगे। वो अपने स्पर्म को हर तरफ फैलाएगा और इंसानों की प्रजाति को एक नई बुलंदियों तक लेकर जाएगा। लेकिन डॉक्टर पटवारी और उनकी वाइफ सच्चाई से बहुत दूर थे, क्योंकि बाहर जीवन वही सामान्य रूप से चल रहा था। दरअसल सोवियत यूनियन ने अमेरिका पर कोई हमला नहीं किया था, सिर्फ राष्ट्रपति की धमकियों से ही काम चल गया था। धीरे धीरे लोलोडाइल बंकर में बाहर की दुनिया से अनजान बड़ा होने लगता है, जहाँ पर उसके माँ बाप उसे पॉलिटिक्स, साइंस, बॉक्सिंग, कराटे, डांस वगैरह बहुत सारी चीजें सिखाते हैं जो कि उसके आने वाले जीवन में उसके बहुत काम आएंगी। जिसके बाद हम फिर से ऊपर देखते हैं, जहाँ उनके बंकर के ऊपर यानी कि जहाँ उनका घर था वहाँ अब एक बार बन चुका है। देखते ही देखते समय बीतता है और साल आ जाता है 1997। लोलोडाइल भी अब बड़ा हो चुका है। अब एक रात जब वो सो रहे थे तभी अचानक से डोर अपने आप खुल जाते हैं, क्योंकि 35 साल पूरे हो चुके थे, जिससे लोलोडाइल के माँ बाप खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि वो यहाँ रह रहकर पक चुके थे। उनका अब बाहर की दुनिया देखने का बहुत मन था। पटवारी ताबड़तोड़ अपना रेडिएशन सूट पहनता है और लिफ्ट से ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जब लिफ्ट जमीन फाड़कर बाहर निकलती है तो वहाँ पर मौजूद होमलेस लोगों की गांड फट जाती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। दरअसल बीते 35 सालों में बना बार भी अब खंडर हो चुका है। पटवारी वहाँ से बाहर निकलता है और देखता है कि यहाँ पर तो उसका घर है ही नहीं। ये इलाका देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे यहाँ पर टपोरी और चूतिया किस्म के बहुत सारे लोग रहते हैं, इसीलिए इस पूरी जगह का कबाड़ा हो रखा था। वो कुछ होमलेस लोगों को भी देखता है, जिसके बाद वो सड़क पर आ जाता है और पाता है कि दुनिया उसकी सोच से भी ज्यादा बदल चुकी है। तभी उसके पास एक ट्रांसजेंडर आता है। पटवारी उससे पूछता है, क्या तुम भी धमाके में बच गई थी? ट्रांसजेंडर उससे पूछता है, आपको क्या चाहिए? अगर आपको लड़की चाहिए तो मैं लड़की बन सकती हूँ, अगर आपको लड़का चाहिए तो मैं लड़का बन सकता हूँ, वो भी सिर्फ $200 के दाम में। पटवारी उसकी लेने से मना कर देता है और वहाँ से आगे बढ़ता है। तभी एक कार वाला आता है जो उस पर अपनी गन तान देता है, जिसे देखकर उसकी गांड फट जाती है। तो वो दौड़कर अपने बंकर में वापस चला जाता है, जहाँ वो अपनी फैमिली को बताता है कि लोग धमाके से बच गए थे और उस धमाके की वजह से एक नई म्यूटेंट प्रजाति का विकास हुआ। ये सुनकर लोलोडाइल की मोम की फटी रह जाती है और बताता है कि बाहर तो नजारा इतना खराब है कि कुछ लोग तो कचरे के डब्बे से ही खा रहे थे और कुछ तो ऐसे थे जो आदमी और औरत दोनों हो सकते हैं, और तो और उसने मुझे अपना शरीर बेचने की कोशिश की। हम जिस समाज को जानते थे वो तो अब बिल्कुल ही खत्म हो गया है। लोग रास्ते पर उल्टियां करते हैं, एक दूसरे को बंदूक दिखाते हैं और गाड़ियां भी बिल्कुल अजीब हो गई है। वाइफ पूछती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर पटवारी बोलता है, हम नीचे ही रहेंगे जब तक म्यूटेंट्स धीरे धीरे एक दूसरे को मार ना दें। बुढ़िया का यहाँ रह रहकर दिमाग खराब हो गया था, तो वो कहती है, नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम ऊपर जाएंगे चाहे जो हो। पटवारी अपनी वाइफ पर भड़क पड़ता है, लेकिन तभी उसको दिल का दौरा पड़ता है, जिसे वो माँ बेटे उठाकर फटाफट उसके बेडरूम में ले जाते हैं और दवाई वगैरह देते हैं, जिससे उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है। मोम अपने बेटे लोलोडाइल से कहती है, मुझे उनके साथ ही रहना होगा, पर हमारे पास खाने का सामान खत्म हो रहा है, तुम्हें ऊपर जाकर हमारे लिए सामान लाना होगा। जिसके बाद वो उसे नोटपैड पर सारी चीजें लिखवाती है जिन जिन चीजों की उन्हें जरूरत थी। मोम उसे कुछ पैसे देती है और कहती है, उम्मीद है कि ये पैसे अभी भी चलते होंगे। लोलोडाइल मोम से कहता है, मैं जब ऊपर रहूंगा तो शायद मैं वहाँ किसी लड़की से मिलूं। मैं इस बारे में काफी समय से सोच रहा हूँ, ज्यादा नहीं, बस कुछ 15 सालों से। दरअसल लोलोडाइल अब 35 साल का हो गया था और इसने अभी तक किसी भी लड़की को रगड़ा नहीं था। जिस पर उसकी मोम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई लड़की मिले और मैं उम्मीद करूंगी कि वो कोई म्यूटेंट ना हो, और कोशिश करना कि तुम लोडापुर की लड़कियों को ढूंढो, क्योंकि वहाँ की लड़कियां बहुत शानदार होती हैं। आगे वो लिफ्ट से ऊपर जाता है और जब बाहर निकलकर ऊपर खुले आसमान को देखता है तो हैरियत से चकाचौंध हो जाता है, क्योंकि उसने अपने 35 साल की उम्र में आज से पहले कभी खुला आसमान नहीं देखा था। जिसके बाद शॉपिंग सेंटर ढूंढने के लिए वो एक बस में चढ़ जाता है और बगल में बैठे घुच्चू से बताता है कि मैंने ड्राइवर को ये देने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं लिया, वो मुझ पर नाराज हो गया। तभी बस चलने लगती है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, बाप रे, शुरू हो गई, सभी लोग पकड़ कर बैठ जाओ। और बगल में बैठे वाले घुच्चू से पूछता है, क्या तुम्हारे पास गन है? वो गर्दन हिलाकर कहता है, हाँ। लोलोडाइल कहता है, उसको मुझ पर ना तानने के लिए शुक्रिया और मुझ पर उल्टी ना करने के लिए भी शुक्रिया। आगे वो एक शॉपिंग सेंटर पहुंचता है जहाँ पर बहुत भीड़ थी जो कि सामान्य थी, लेकिन उसके लिए ये सब कुछ बहुत नया था। वो मीट वाले के पास पहुंचता है और उससे कहता है, मुझे मीट और फिश चाहिए, कितने का है एक डब्बा? दुकानदार बताता है $6.5 के दर्जन। जिसके बाद वो अपने माइंड में कैलकुलेशन करके सारे राशन के हिसाब से अपनी मनी को कैलकुलेट करता है और कहता है, मेरी मोम ने मुझे सारा सामान खरीदने के लिए $3000 दिए हैं, इतने में तो काम नहीं बन पाएगा। आगे वो फिर से बस में बैठ जाता है, लेकिन लोलोडाइल अब तक ये भी भूल चुका था कि उसका घर कहाँ पर है, इसीलिए वो ऐसे ही बसों में धक्के खा रहा था अपने घर को ढूंढते हुए। उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तो वो एक बेसबॉल कार्ड की शॉप पर पहुंचता है। दरअसल उसके पास बहुत सारे बेसबॉल के पुराने कार्ड्स हैं जिनकी कीमत उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा है, जो कि उसे उसके
उसके बाप ने दिए थे वो दुकान वाले से उन्हें दिखाता है और कहता है मुझे बस कुछ छुट्टे पैसे दे दो। दुकान वाले की उन कार्ड्स को देखकर फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो सारे के सारे बहुत रेयर कार्ड्स थे जो कि अब किसी के पास भी देखने को नहीं मिलते थे। दुकान वाला सातिर था तो वो लोलोडाइल को $500 के छुट्टे देने को तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर उसी शॉप पर काम करने वाली एक लड़की आती है जिसका नाम है 44, जो लोलोडाइल से कहती है ये बंदा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि अकेले इस कार्ड की कीमत ही $6000 है। उसकी ऐसी हरकत देखकर उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है। लोलोडाइल भी उसके साथ ही दुकान से निकल आता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं इस शहर में खो गया हूँ, क्या तुम मुझे किसी होटल तक छोड़ दोगी। 44 मना कर देती है। लोलोडाइल कहता है प्लीज मैं तुम्हें बदले में बेसबॉल का ये वाला कार्ड दूंगा। ये ऑफर सुनते ही वो चौंक जाती है और कहती है सिर्फ तुम्हें होटल तक छोड़ना है, बदले में तुम मुझे $4000 का बेसबॉल कार्ड दोगे, बस इतना ही करना है ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ सोना वगैरह तो नहीं है ना। लोलोडाइल कहता है नहीं, जिसके बाद वो उसे अपनी कार में बैठाकर एक होटल तक ले जाती है और उसे बिना बाय बोले ही वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद होटल का एक स्टाफ मेंबर उसे उसके रूम तक पहुंचाता है। अंदर जाकर जब वो रूम को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन 44 उससे फिर से मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा ये कार्ड नहीं रख सकती, तुम इसे वापस ले लो, क्योंकि उसके नजरिए से लोलोडाइल एक शरीफ और बेचारा आदमी था और वो उसको ठगना नहीं चाहती थी। जहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि लोलोडाइल उसे पसंद करता है, जिस पर वो कहती है मैं जानती हूँ कि लड़के मुझे बहुत पसंद करते हैं, पर मुझे लगता है कि या तो फिर वो मेरे चूतर पसंद करते हैं या फिर मेरी टांगे या फिर मेरे बाल। लोलोडाइल कहता है मुझे लगता है कि वो तुम्हारी आंखें पसंद करते होंगे। 44 कहती है ठीक है, पर ये बताओ तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है, तुम ऊपर क्या कर रहे थे। लोलोडाइल कहता है मैं ऊपर टीवी देख रहा था, वो भी कलर में, सच बात है माँ कसम। जिसके बाद 44 वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे अपने लिए नौकरी जो ढूंढनी थी। जिस पर लोलोडाइल कहता है अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे लिए करो, मुझे मदद चाहिए मेरे सारे बेसबॉल कार्ड्स बेचने में और इतना सारा खाना खरीदने में जिससे कई सारे ट्रक भर जाएं, और मैं तुम्हें एक हफ्ते के $1000 दूंगा। ऑफर अच्छा था तो वो हाँ कर देती है। जिसके बाद वो कई सारे ट्रक भरकर शॉपिंग करते हैं और उन्हें एक गोदाम में जमा करते हैं। एक दिन जब वो शॉपिंग करके लौट रहे थे तब ट्रक में लोलोडाइल उससे पूछता है क्या तुम मेरे लिए एक बीवी ढूंढने में मदद करोगी। 44 पूछती है एक बीवी, और वो तुम्हें किस लिए चाहिए। लोलोडाइल कहता है शादी करने के लिए। वो कहती है वैसे कुंवारे रहकर भी तुम किसी लड़की के साथ वो सब कर सकते हो जो तुम शादी के बाद करना चाहते हो, और पूछती है वैसे तुम किस तरह की बीवी ढूंढ रहे हो। लोलोडाइल कहता है एक ऐसी लड़की जो म्यूटेंट ना हो और लोडापुर की रहने वाली हो, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि वहाँ की लड़कियां बहुत ही खुले विचारों की होती हैं। आगे वो उसे कार ड्राइव करना सिखाती है जिसको वो बावली गांडों की तरह चलाता है। 44 उसे अपने घर पर एक गे दोस्त से मिलवाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पास कंप्यूटर है, और ये सुनते ही वो चौंक जाता है और पूछता है क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है, वो भी यहाँ घर में। जिसके बाद वो दौड़कर कंप्यूटर को देखने जाता है। अगले दिन 44 का गे दोस्त उसे शॉपिंग करवाता है और उसका मेकओवर करता है। जिंदगी में वो पहली बार समुद्र को देखता है, जिसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और उसमें डुबकियां लगाने लगता है, और पहली बार ही बेसबॉल का लाइव मैच देखता है और पहली बार ही जीवन में बारिश का लुत्फ उठाता है। जहाँ पर 44 उससे पूछती है क्या तुम्हें आज शादी के लिए लड़की ढूंढने नहीं जाना। लोलोडाइल उसे कहता है हाँ जाना है। 44 उसकी यहाँ अनजान लोगों के बीच उसकी बहुत मदद कर रही थी, तो वो 44 को अपना दोस्त बोलकर उसे गले से लगा लेता है। आगे वो लड़की ढूंढने के लिए क्लब जाते हैं, तभी उनको एक लड़की अकेली खड़ी हुई दिखाई देती है। 44 लोलोडाइल से उसे पटाने के लिए कहती है। वो पूछता है वैसे मैं उसके पास जाकर कहूंगा क्या। वो कहती है कुछ ऐसा जो उसे चौंका दे और उसे हंसाए। लोलोडाइल अपनी फटी हुई गांड लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और उससे हाय बोलता है। लड़की उसे अजीब निगाहों से देखती है। वो उससे कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे लगता है कि मेरा बहादुरी का सम्मान चक्कर यहीं कहीं खो गया है। ये सुनते ही वो उस पर हंस पड़ती है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसे वो लोलोडाइल से इंट्रोड्यूस कराती है। आगे वो दोनों लड़कियां उसे डांस करने के लिए डांस स्टेज पर ले जाती है। वो दोनों लड़कियों के साथ इतना गजब का डांस करता है जिसे देखकर 44 की गांड जल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसे अब पसंद करने लगी थी। उसको गुस्सा आ रहा था तो वो वहाँ से चली जाती है और घर पहुंचती है। तब तक लोलोडाइल भी वहाँ पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और कार से नीचे गिर जाती है, जिससे उसके घुटने में चोट लगती है। लोलोडाइल उसे अंदर ले जाता है और उसके पैर पर बैंडेज लगाते हुए कहता है बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। जिस पर 44 उससे पूछती है क्या तुम उस लड़की के घर गए थे। लोलोडाइल कहता है हाँ गया था, पर मुझे उसके साथ नहीं रहना था, इसीलिए मैं टैक्सी पकड़कर वापस आ गया। ये सुनकर 44 को थोड़ी सी राहत मिलती है, जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद वो उससे एक सवाल पूछती है क्या तुमने कभी किसी लड़की के खेत में अपने सामान को गीला किया है। लोलोडाइल कहता है नहीं। 44 भला ये कैसे मुमकिन है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि 1962 में जब लॉस एंजलिस पर बम गिराए गए थे तब मेरे माता पिता बंकर में चले गए थे और वहीं पर मेरा जन्म हुआ था। हम इसीलिए बचे क्योंकि वो बंकर बहुत बड़ा था। मेरे बाप ने बहुत साल पहले इस चीज की प्लानिंग की थी। हमारे पास सिर्फ इतना खाना था कि वो 35 सालों तक 3 लोगों के लिए चल जाए, और कहता है मैं तुम्हें अपने साथ नीचे बंकर में ले जाना चाहता हूँ, हम वहीं पर रहेंगे मेरे माँ बाप के साथ। ये सब सुनकर 44 का थूक सूख जाता है और वो उसे उसके होटल जाने के लिए बोलती है। अगले दिन जब वो 44 के गे दोस्त के साथ अपने घर का सामान इकट्ठा कर रहा था तब उसे अपने घर यानी कि बंकर जाने का रास्ता
रास्ता दिखाई देता है और ये बताने के लिए कि उसको अपना घर मिल गया है वो खुशी से लहराता हुआ 44 के पास आता है। लेकिन उसको लगता था कि लोलोडाइल दिमाग से पैदल है, इसलिए उसने कुछ समाज सेवी लोगों को बुला रखा था जो कि उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन लोलोडाइल उन्हें चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। वो 44 को अपने होटल रूम की चाबी देता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सारे बेसबॉल कार्ड रख लो और मेरे होटल का बिल पे करना मत भूलना, और ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद 44 और उसका गे दोस्त लोलोडाइल के होटल रूम पहुंचते हैं जहां पर उन्हें उसका सामान मिलता है जो कि 1962 का था। वहीं पर उसके गे दोस्त को मिलते हैं 1962 के खरीदे हुए स्टॉक सर्टिफिकेट जिसमें IBM ब्लू चिप्स वगैरह थे जिनकी कीमत उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा थी। ये सारा सामान देखकर वो समझ जाती है कि लोलोडाइल जो भी बोल रहा था वो सच बोल रहा था। हम लोलोडाइल को देखते हैं जो कि उसके बंकर के पास रह रहे होमलेस लोगों से उसके सामान को नीचे ले जाने में मदद लेता है। वो अपने माँ बाप से मिलता है जो कि उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। 44 जो कि पूरी चूतिया थी अब वो लोलोडाइल को पूरे शहर में पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रही थी। तभी अचानक से उसको वो दिख जाता है जिसे दौड़कर वो अपने गले से लगा लेती है। जिसके बाद लोलोडाइल उसे अपने माँ बाप से मिलवाता है और कहता है आप लोग डोर को 2 महीने पर सेट करना, मैं 2 महीने के बाद वापस आ जाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। क्योंकि उसका बाप बंकर को फिर से 10 सालों के लिए बंद करने जा रहा था। जिसके बाद वो अपने सारे शेयर्स बेच देता है और करोड़पति बन जाता है और शहर के बाहर एक अच्छा सा घर बनाता है जो कि हूबहू उनके पुराने घर जैसा था, जहाँ पर वो अपने माँ बाप को लेकर आता है और अपने बाप को बताता है कि 1962 में कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ था। उनके घर के ऊपर जो बम गिरा था वो बम नहीं था बल्कि एक प्लेन क्रैश हुआ था। उसका डैड कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मान गया, पर ये बात अपनी मोम को मत बताना क्योंकि वो मेरी कहकर ले लेगी। जिसके बाद वो फिर से जमीन को नापने लग जाता है एक बंकर बनाने के लिए ताकि वो फ्यूचर में काम आ सके। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत लोग ये भी कमेंट करेंगे कि इस बार मजे नहीं आए। तो प्लीज भाइयों कंपैरिजन मत किया करो क्योंकि सारी फिल्मों की स्टोरी अलग अलग होती है और जब आप ये बोलते हो कि इस बार मजे नहीं आए तो साला मेरा दिल टूटकर चूर चूर हो जाता है और डिमोटिवेट सा फील करने लगता हूँ। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।